हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग के सामने 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आती हूं। तो आप भी फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ 50 क्वेश्चन लेकर के। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आने वाले बिहार लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप वीडियो को बार बार देख करके रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, कल के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट, जो कि वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, वो कब लॉन्च किया गया था। तो 1973 में लॉन्च किया गया था। आज का क्वेश्चन है कि यूनेस्को के पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र के प्रमुख प्रकाशन कौन कौन सा है। यानी कि कहने का मतलब है कि यूनेस्को द्वारा कौन कौन सा प्रकाशन किया जाता है, किस किस चीज़ का। तो पहला है कि यूनिसिस्ट न्यूज़ लेटर, इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसटेटियोनियम, और नेक्स्ट उसके बाद है यूनेस्को जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। ये सारे चीज़ों का प्रकाशन होता है यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीड की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में किनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि फीड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स द्वारा किसने की थी ये स्थापना। तो पाउल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन कौन? पाउल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीड की स्थापना में ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी। फीड की स्थापना ब्रुसेल्स में किस नाम से की गई थी। तो उस समय उसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। फ्रेंड्स, बात करें FID का, तो इसका नाम बहुत टाइम परिवर्तन किया गया है, बहुत बार इसका नाम में चेंजेस किया गया है। सबसे पहले तो बात करेंगे 1931 की। 1931 में इसका नाम चेंज किया गया, स्थापना किया गया था। किस नाम से? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। ये जो नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफी, इसकी स्थापना की गई थी ब्रुसेल्स में। कब? 1931 में। देन 1937 में फिर से इसका नाम में चेंजेस लाया गया। 1937 में इसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सी नंबर जो ऑप्शन है ये किया गया था 1937 में। दिन इसका जो स्थापना फिर 12 सितंबर 1895 में हुई। तो उस समय इसका जो नाम था FID था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि FID का नाम द इंटरनेशनल फेडरेशन एंड इंफॉर्मेशन। देखिए फिर से एक नया नाम, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नाम कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 1988 में। नेक्स्ट है कि FID को विघटित कब कर दिया गया था। तो 2002 में इसको विघटित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IFLA की स्थापना 30 सितंबर 1927 ईस्वी में स्कॉटलैंड में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ था। तो जिस समय IFLA की स्थापना हुआ था 1927 में, 30 सितंबर 1927 को, तो उस समय उसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में था, हेग में। तो IFLA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IFLA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेशनल फेडरेशन फेडरेशन ऑफ ए लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये था IFLA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन सहभागिता का प्रारंभ 2000 ईसा पूर्व में किन किन पुस्तकालयों के बीच से प्रारंभ हुआ था। तो संसाधन सहभागिता जो है 2000 ईसा पूर्व में सबसे पहले एलेक्जेंड्रिया तथा पर्गमन ग्रंथालय से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 में वीमर एवं जीन ग्रंथालयों ने संयुक्त रूप से एक संघीय सूची यूनियन कैटलॉग का निर्माण किया था, जिसका श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है H.C. बैटन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास माना जाता है। तो कंसोर्टिया के क्षेत्र में पहला प्रयास किसने किया था? तो डेलनेट ने किया था। डेलनेट का पूरा नाम होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेलनेट का पूरा नाम क्या होता है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसके द्वारा पुस्तकालय कंसोर्टिया का क्षेत्र में पहला प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है कि इंडेस्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर एन बालाकृष्णन समिति के रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी शिक्षा के लिए क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए विकसित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? कहने का मतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस समिति को चलाया जाता है, जिसके प्रोफेसर एन बालकृष्णन समिति के रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्निकल शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IIT दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि UGC इन्फोनेट कार्यक्रम की देखरेख की जाती है। तो फ्रेंड्स UGC इन्फोनेट जो है उसकी देखरेख कौन सा नेटवर्क करता है? तो इन्फ्लिबनेट द्वारा किया जाता है। इन्फ्लिबनेट द्वारा किया जाता है। इसका केंद्र मतलब कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात में इसका केंद्र है, गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगिता अध्ययन का सबसे पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एल विल्सन द्वारा। नेक्स्ट है कि मोबाइल पुस्तकालय सेवा एक महत्वपूर्ण प्रसार सेवा है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया था? तो मोबाइल पुस्तकालय है क्या? तो मोबाइल मीन्स होता है मूवेबल, जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव किया जाए। तो पहले के ज़माने में जब गाड़ी नहीं होता था और लोग इधर से उधर जाने में बहुत दिक्कत होता था, तो पुस्तकालय की सेवा सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मतलब कहेंगे कि व्यवस्था शुरू किया गया था, जिसको बुक्स को बैलगाड़ी पे लाद करके सभी गांव में जहां लोग पढ़ने के लिए इच्छुक होते थे वहां एक प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाता था। और वहां पे लोग टाइमिंग रहता था कितना से इतना तक ये रहेगा, वहां पे लोग पढ़ने के लिए जो इच्छुक होते थे आकर के उस सेवा का लाभ उठाते थे। तो उस सेवा को रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी ऑन व्हील की संज्ञा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय तक पहुंच नहीं पाते वहाँ पर पुस्तकालय सेवा को पहुँचाया जा सकता है। मतलब कहने का है मतलब है कि जो लोग जहाँ पे अगर लाइब्रेरी खुला हुआ है वहाँ तक लोग गांव के लोग पहुँच नहीं पाते हैं, या फिर किसी भी कारण से नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस लाइब्रेरी के नाम से उस जगह पे जहाँ के लोग वहाँ लाइब्रेरी में नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे एक लाइब्रेरी का ब्रांच खोल दिया जाता था, जिसको ब्रांच लाइब्रेरी कहते थे। नेक्स्ट है कि प्रसार सेवा से तात्पर्य पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं, तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा, इसमें पूछ रहा है कि प्रसार सेवा का मतलब क्या होता है कि जो पाठक पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो पुस्तकालय तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाते हैं, तथा प्रचार सेवा वह सेवा है। मतलब प्रचार सेवा क्या है? तो प्रचार सेवा वह है जिन उपयोगकर्ताओं या व्यक्तियों को पुस्तकालय की जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय तक गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। जिनको नहीं पता है कि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी किस लिए उपयोग किया जाता है, उनको उसके उपयोगिता के बारे में परिचित कराना प्रचार सेवा कहलाता है। नेक्स्ट है आधी अधूरी जानकारी है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। जिस व्यक्ति को किसी भी चीज़ या किसी भी मतलब जैसे सब्जेक्ट के बारे में हो या फिर किसी भी संस्था के बारे में आधी अधूरी जानकारी होती है, उनको पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है, जिससे वो अपनी जानकारी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय के प्रति उदासीन है, वैसे व्यक्ति को पुस्तकालय की गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। उदासीन कहने का मतलब कि पुस्तकालय के बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनका नाम तक उन्होंने नहीं सुना है, तो उसको पुस्तकालय के बारे में बताया
दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यही जो 3 ऑप्शन है इसी को प्रचार सेवा कहते हैं। नेक्स्ट है कि विस्तार सेवा से स्वरूप है। विस्तार सेवा कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे बुक हैं, तो बुक है, लाइब्रेरी है और वहाँ पे कोई पाठक जा नहीं रहा है या फिर कोई जा रहा है तो उस तरह से उसको सेवा नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं जान पा रहा है कि इस लाइब्रेरी में किस किस चीज़ की सुविधा है, क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से बुक्स हैं, तो उसको किस तरह से हम लोग विस्तार करेंगे। तो लाइब्रेरी वेबसाइट के थ्रू हम उसको बता सकते हैं। जो अगर इंटरनेट से भी है तो उसको हम इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं कि इस लाइब्रेरी में ये चीज़ की व्यवस्था है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के थ्रू बता सकते हैं। बुक फेयर या बुक एग्जीबिशन लगा सकते हैं, बुक मेला लगा सकते हैं, उसमें लोग देखेंगे, आएंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस बुक में किस किस चीज़ों की सेवा मिलती है। तो इसको सेवा विस्तार कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस संस्था का टैगलाइन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है। तो ये एस्लिप का है। एस्लिप का टैगलाइन क्या है? मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो फ्रेंड्स ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो इस जो स्टैंडर्ड बुक नंबर को देने वाला संस्था का नाम है RRNA, मतलब राजा राम मोहन रॉय। इसमें सिर्फ नेशनल एजेंसी जोड़ दिया गया है। तो RRNA न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये ISBN को प्रदान करता है। ISBN 13 अंक का एक नंबर होता है जो कि बुक को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRNA ऑफिस किस वर्ष तक कोलकाता में था। मतलब ये पूछ रहा है कि किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली जो एजेंसी है वो कोलकाता में रहा था। तो 2011 तक कोलकाता में था, उसके बाद उसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ISSN, तो जहाँ तक ISBN की बात करें, ISB बुक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बुक को दिया जाता है। उसी तरह से ISSN जो है, ISSN पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स के लिए दिया जाने वाला नंबर है। तो इस ISSN को प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? तो ये है निस्केयर। निस्केयर को 2002 में NICPR के नाम से विघटित कर दिया गया था। NICPR के नाम से विघटित किया गया था। नेक्स्ट है कि किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया था। तो सिस्टर लाइब्रेरी इफ्ला के द्वारा विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UAP शब्द का पूरा नाम क्या है। तो UAP शब्द का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ये हो जाएगा UAP का पूरा नाम। नेक्स्ट है कि लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो लिब्रामेट्री जो है स्वयं रंगनाथन द्वारा अपने लिए यूज़ किया गया था, जिसका नाम होता है छद्म नाम। ये रंगनाथन अपने लिए यूज़ किए थे। नेक्स्ट है कि हरिनाथ डे पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी। तो इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1891 में, लेकिन इसको 1903 में कलकत्ता लाइब्रेरी में मर्ज कर दिया गया था। तो जैसे ही इसकी स्थापना हुई थी तो इस समय इसके अध्यक्ष थे जॉन मैकफार्लेन, और 1907 में इसके अध्यक्ष बने थे हरिनाथ डे। हरिनाथ डे 1907 में इसके अध्यक्ष बने थे। जब इसको 1903 में कलकत्ता लाइब्रेरी में मिला दिया गया था, तो उसके बाद इसके जो लास्ट अध्यक्ष बने थे वो KM असदुल्ला थे, जो कि आज़ादी के मतलब इसको नेशनल लाइब्रेरी बनने के सबसे लास्ट अध्यक्ष बने थे। और जैसे ही इसको 1948 में नेशनल लाइब्रेरी बनाया गया तो उस समय इसके अध्यक्ष BS केशवन को बनाया गया था। केशवन को बनाया गया था, जो कि INB के जनक भी कहे जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जिसको INB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा किया जाता है। INB के जनक कौन है? तो ये BS केशवन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1963 में। अब शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी है क्या? तो ये रंगनाथन द्वारा अपनी पत्नी के नाम पे बनाया हुआ एक संस्था है। तो जब तक रंगनाथन जीवित थे तो उस समय तक उनके बुक का प्रकाशन करता था माला, MALA, इसको फुल फॉर्म होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन रंगनाथन के बुक का प्रकाशन करता था 1931 से। और जैसे ही रंगनाथन की मृत्यु हुई रंगनाथन की मृत्यु के बाद कह सकते हैं कि उनका जो बुक प्रकाशित हुआ था, जैसे कि 7th एडिशन 1987 में आया था कोलोन क्लासिफिकेशन का, तो उस समय मृत्यु के बाद से उनका जो ये बुक का प्रकाशन करने लगा वो इस संस्था द्वारा किया जाता था। इसको SRELS शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ सेरेलस बोलते हैं। तो उनका मृत्यु के बाद उस बुक का प्रकाशन कौन करने लगा? शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का राष्ट्रीय प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स 1965 में उनको राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये रंगनाथन को एक उपाधि मिला था, रिसर्च प्रोफेसर के नाम से इनको एक उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था बुक के रूप में, पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? तो आप लोग ऊपर बता चुके हैं कि उस 1931 में जो फर्स्ट उनका बुक आया था पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो उसका प्रकाशन किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में माला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक सेवा की ओर केंद्रित करता है? तो ये द्वितीय और चतुर्थ सूत्र करता है। द्वितीय सूत्र कहता क्या है कि एवरी रीडर्स हिज हर बुक, माने सभी पाठक को उसकी किताब मिले, ये भी पाठक के सेवा की बात करता है। और चौथा सूत्र कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये भी पाठक के सेवा की बात करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है? तो ये प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है और द्वितीय सूत्र भी केंद्रित है। प्रथम रूल कहता क्या है? बुक्स आर फॉर यूज़, मतलब पुस्तकें उपयोग के लिए, पुस्तकें उपयोग के लिए है, ये पुस्तक का उपयोग के बारे में बोल रहा है। और तृतीय सूत्र बोलता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब सभी किताब जो हैं किसी न किसी पाठक के लिए हैं, तो ये भी बुक को बोल रहा है। बुक के बारे में कह रहा है कि बुक का एक पाठक होना जरूरी है, तो इसलिए ये जो है सूत्र जो है प्रथम और तृतीय बुक के उपयोग पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है? कहने का मतलब ये है कि पुस्तकालय की संरचना कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उसमें विस्तार होना चाहिए, किस तरह से उसमें बदलाव होना चाहिए, तो ये 5th लॉ के अंतर्गत आता है। 5th लॉ क्या है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जो कि पंचम सूत्र है। तो ये पुस्तकालय की संरचना और विस्तार से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज का प्रकाशन इफ्ला द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफर्लेन, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन मैकफर्लेन पद ग्रहण से पूर्व कहाँ उप पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे? तो जॉन मैकफर्लेन, यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि जॉन मैकफर्लेन जो थे इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष बनने से पहले वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में ब्रिटिश म्यूजियम में कार्य किया करते थे। ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटेन का नेशनल लाइब्रेरी है जिसमें जॉन मैकफर्लेन जो थे असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है कि के.एम. असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स के.एम. असदुल्ला जो थे इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष थे, अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। 1948 में जब इसको नेशनल लाइब्रेरी की दर्जा मिल गई थी तो उस समय उसके पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे बी.एस. केशवन और ये जो के.एम. असदुल्ला हैं इंपीरियल लाइब्रेरी के सबसे अंतिम पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदा बख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि खुदा बख्श जो पुस्तकालय है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इसका पूरा नाम है, तो कहाँ पे स्थित है? तो पटना में स्थित है। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ILA को सन 1933 में स्थापित किया गया था और उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन बना सकते हैं कि ILA का स्थापना कब किया गया था? तो 1933 में किया गया था। उस समय उसका मुख्यालय कलकत्ता में था। नेक्स्ट है ILA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? जिस समय उसका स्थापना हुआ था उस समय उसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में, और वर्तमान में उसका मुख्यालय कहा जाता है दिल्ली में। नेक्स्ट है कि एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे KP सिन्हा और इसे सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। सिन्हा समिति ये बहुत ही प्रचलन में है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। सिन्हा समिति, इसको KP एडवाइजरी कमेटी से ज़्यादा सिन्हा समिति के नाम से प्रचलित में है, इसलिए इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को किसके सहयोग से बनाया गया था? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को के सहयोग से बना था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी और इसको फिर बाद में डिपोजिटरी लाइब्रेरी का भी दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि नेशनल लिटरेसी मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो ये 1988 में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती महल लाइब्रेरी को किसके द्वारा द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया था? तो सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है वहाँ पे संस्कृत में पांडुलिपि का संग्रह है। बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत सारा संस्कृत में पांडुलिपि का संग्रहण किया गया है, तो उस लाइब्रेरी को द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नवाब फैजुल्लाह खान के द्वारा। कब हुआ था? तो 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्वान डेटाबेस की देखरेख किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्वान जो डेटाबेस है वो क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह एक विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय शोधकर्ता का नेटवर्क है। कहने का मतलब है कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिखा रहा है कि वो है, तो ये इन्फ्लिबनेट के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं कि क्या है। तो विद्वान डेटाबेस क्या है?
तो फ्रेंड्स विद्वान डेटाबेस जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस है। कहने का मतलब कि कोई भी जो अपने सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ में कोई विशेषज्ञ होता है, कोई साइंस में विशेषज्ञ है, कोई हिस्ट्री में विशेषज्ञ है, तो उसके लिए ये डेटाबेस विद्वान जो है कार्य करता है। और क्या करता है, तो नेशनल रिसर्चर नेटवर्क है। ये किसी भी शोधकर्ताओं के लिए, जो शोधकर्ता हैं, जो किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो इस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसी को विद्वान डेटाबेस बोलते हैं। और ये किसके द्वारा देख रेख किया जाता है, तो इनफ्लिबनेट के द्वारा, इरेज करते हैं इसको, हाँ, इनफ्लिबनेट के द्वारा इसकी देख रेख किया जाता है। और इसको आप लोग देख लिए कि विद्वान डेटाबेस का क्या काम होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2022 से संबंधित है। ये 3 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि ये तीनों ऑप्शन 2022 से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एफआईडी का। तो 2002 में एफआईडी का विघटन हुआ था। सिलिप का बात करते हैं तो सिलिप का निर्माण हुआ था 2002 में, सिलिप का निर्माण हुआ था। किसको मिला करके, तो LA प्लस IIS को मिला करके सिलिप का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है निस्केयर। निस्केयर किस तरह से संबंधित है, तो निस्केयर को 2002 में नाम चेंज करके NISCPR कर दिया गया था। तो इस तरह से ये तीनों जो ऑप्शन है वो 2002 से रिलेटेड है। चलिए अब देखिए एक नया टाइप क्वेश्चन आया है कि मैच द फॉलोइंग, सूचियों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ये संस्था का नाम दिया गया है और इधर उसका स्थापना ईयर दिया गया है। तो आप लोग को इसको मिलाना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो एक मान लीजिए कि अगर आप लोग को 4 ऑप्शन याद नहीं है, इसमें से आप 2 ऑप्शन भी अगर याद करते हैं, 3 ऑप्शन भी याद करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है 1924। तो 1924 में एस्लिब की स्थापना हुई थी। ये देखते हैं कि ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, तो आंसर ऐसे ये हो जाएगा। लेकिन चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। बी 1877। तो फ्रेंड्स 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके की स्थापना की गई थी। उसके बाद है 1955। तो 1955 में आइजली की स्थापना हुई थी। 1955 में क्या हुई थी, आइजली की स्थापना। और 1969 में आइटली की स्थापना। ये टीचर से रिलेटेड है, टीचर लाइब्रेरी साइंस एसोसिएशन इसका बोलते हैं। ये टीचर्स के लिए स्पेशली फॉर होता है। तो इसका स्थापना 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है कि संस्थाओं और उसकी स्थापना के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि ऊपर आप लोग को बताएं कि सिलिप कब बना था, 2002 में, यानी कि डी का 2 इसमें भी है, डी का 2 इसमें भी है, यानी कि इसको हम लोग काट देंगे। डी का 2 इसमें है और डी का 2 इसमें भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। और ए का 3 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ए का 3 आ जा रहा है, दोनों में है, तो ए को 3 से मिलान करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक और क्या होगा। तो इसमें जो 1876 दिया हुआ है, पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं कि एएलए की स्थापना जो है 1876 में हुई थी। तो सी का 1 किस में दिया हुआ है, इसमें सी का 1 नहीं है, इसमें सी का 1 है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन को पहले मिला करके जो याद होगा, कंफर्म होगा, उसको याद करके देखेंगे। एक क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो जो 2 क्वेश्चन अगर आप लोग को याद होगा तो आप इस तरह से मिलान वाला बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, मिलान करने वाला, कि संस्थाओं और उसकी स्थापना के वर्ष के आधार पर सूचियों का मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग है कि इधर उधर हो गया है। यहाँ पे ये है
और उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अब मिलान करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 9046 जो है 9046 ए का जो हो जाएगा वो क्या बोलते हैं, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। फिर 9027 यानी कि 9027 में इफ्ला का स्थापना हुआ था, तो 9027 का 1 हो जाएगा। उसके बाद है 9072 का हो जाएगा कोमला। इस समय कोमला, जिसको कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, तो उसका हो जाएगा 4, कोमला का स्थापना हुआ था। और नेक्स्ट है 1924 में क्या हुआ था, तो पीछे के क्वेश्चन में बता चुके हैं कि एस्लिप का स्थापना हुआ था, तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख लीजिएगा उसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, संस्थाओं और उसके स्थापना के आधार पर सूचियों की मिलान करना है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत पहले से पता है कि RRLF का स्थापना 1972 में हुआ था। अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताएं कि इफ्ला का स्थापना कब हुआ था, 1927 में हुआ था, ये भी सही है। और यूनेस्को का 1946 में, ये भी सही है। एक है नया यहाँ पे DRTC, तो DRTC की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1962 में हुई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कि ये भी वही क्वेश्चन है कि संस्थाओं और उनके मुख्यालय के आधार पर सूचियों का निर्माण करना है। तो इसमें भी आप लोग संस्थाओं और सूचियों का निर्माण कर सकते हैं कि किस तरह से ये है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, और 250 से नेक्स्ट क्लास को शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग देखिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो से नोट्स बना लें। और इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन का नोट्स बनते बनते आप लोग को एक अच्छा खासा क्वेश्चन का नंबर तैयार हो जाएगा, और आप लोग को आने वाली BPSC लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप लोग 1 से 2 बार देखते रहेंगे तो देखते देखते मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन का रिवीजन होते होते वो क्वेश्चन याद हो जाएगा अच्छी तरह से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, और आगे मैं फिर से कल 50 क्वेश्चन लेकर के आप लोग के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।